और आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज का जो हमारा लाइव है बहुत इम्पोर्टेंट है और 10-12 साल से हम लोग पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं और हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने 2 महीने में कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। मैं कोशिश करता हूं कि सभी अपडेट्स को आपके साथ साझा करूं और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं ऑलमोस्ट रात तक लाइव आता हूं और उन चीज़ों को शेयर करता हूं। कोशिश करता हूं कि कई बार चीज़ों को पढ़ा जाए और उनको समझा जाए, तब आप लोगों के बीच में उसको शेयर किया जाए। प्रवीण जी नमस्कार, दीपक शुक्ला साहब नमस्कार, इकबाल अहमद जी आपको भी नमस्कार, पुरुषोत्तम जी सभी को नमस्कार। एक बार शेयर कर देंगे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी बात उन सभी साथियों तक पहुंच जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। मेरे पास पुराना गजट भी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, जो ये सितंबर 2025 को आया था। सितंबर का मतलब ये वो गजट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो 24 अगस्त 2024 के बाद आया था। पहला, अगर आपको याद हो कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पहला जब गजट आया था वो आया था 19 मार्च 2025 को, 19 मार्च 2025 को। और 19 मार्च 2025 को जब पहला गजट आया था तो 1 अप्रैल से उसको लागू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और उसकी लास्ट डेट थी 30 जून। तो 30 जून तक मुश्किल से 22-25 हज़ार लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया था और उसके बाद सरकार ने 30 जून से डेट बढ़ा करके इसकी 30 सितंबर कर दी थी। मैं एकदम सिलसिलेवार समझाऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको बदलाव बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, जो चेंजेज हुए हैं सब आसानी से क्लियर हो जाएंगे और हम कहां से कहां तक पहुंचे ये भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहला गजट आया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का 19 मार्च 2025 को, उसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2025 से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और लोगों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प खोल दिया गया था। 30 जून आखिरी तारीख थी, लास्ट डेट थी। 30 जून तक जितने लोग जा सकते थे वो चले जाते यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। हम लोगों ने पूरी कैंपेनिंग की क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ भी ऐसा नहीं था उस समय तक जिससे ये कहा जाता कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कुछ बेहतर पॉलिसी हो सकती है, कोई ओपीएस का स्थान ले सकती है। सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट भी 25 साल के बाद दिया गया था कि 25 साल की नौकरी से पहले आप वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। एक बार आपसे गुजारिश रहेगी कि शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी, बात पहुंचेगी और इसका जो भी आया है वो पहुंचेगा। कल के बाद आप खुद ही देखेंगे बहुत दुनिया भर के मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मौजूद होगा। और मैं बता दूं कि बहुत कम लोग भारत में ऐसे हैं जो इतना 70 पेज का 72 पेज का गजट है। ये आज का जो गजट है मैं इसको निकाल के लाया हूँ, इसके मेन हमने पेजेस निकाल लिए हैं जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं। 70 बल्कि 77 पेज का गजट है जिसमें 40 पेज हिंदी में है और बाकी 35 पेज इंग्लिश के हैं। जी तरुण भोला जी नमस्कार, अंकित जी नमस्कार, गिरीश साहब नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, रियाज साहब जम्मू कश्मीर से आप सभी को नमस्कार, अमित जी बनारस से नमस्कार बड़े जुझारू साथी हैं। तो 30 जून जब डेट आ गई, सरकार को पता चला कि लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, लोग गए नहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो उन्होंने इसकी 30 जून की डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया। 30 सितंबर तक यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का एक्सटेंशन किया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम से इमीडिएट पेंशन दिया जाए सर। हाँ, ये डिमांड चल रही है हमारी लोगों की बहुत पहले से, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अब तक क्या हुआ है। तो 30 जून तक जब लोग शामिल नहीं हुए तो उसकी डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया गया। 30 सितंबर से ठीक पहले 2 सितंबर मेरे ख्याल से ये डेट है, 2 सितंबर को भारत सरकार ने, उसके पहले हम लोगों के साथ माननीय कार्मिक मंत्री जी और जो पेंशन सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ बैठक हुई थी। हम लोगों ने कुछ सुझाव रखे थे और वो सुझाव 18 जून को, मतलब ये कह सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 30 जून से ठीक पहले 18 जून को 2 बड़े बदलाव किए गए थे। बदलाव तो नहीं कहूंगा कि उनको क्लैरिफिकेशन कहेंगे, कि 2 क्लैरिफिकेशन उसमें डाले गए थे। पहला क्लैरिफिकेशन ये था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के
कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का वैसे ही प्रोविजन होगा जैसे कि एनपीएस में था या जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था। तो लोगों को डाउट था क्योंकि उसमें लिखा नहीं था ग्रेच्युटी के लिए। मैं आपको फिर बता दूं कि ग्रेच्युटी रूलिंग ही अलग है, उसका एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस से कोई संबंध नहीं है। ग्रेच्युटी चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पीएसयू का कर्मचारी हो, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज का हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट का हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, ग्रेच्युटी हर रेगुलर सर्विस के बदले में देने का प्रावधान है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह है। इसका एनपीएस, यूपीएस, सीपीएफ इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो 18 जून को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का प्रावधान है, ऐसा क्लैरिफिकेशन कार्मिक मंत्रालय ने दिया था, पेंशन मिनिस्ट्री ने दिया था। दूसरा जो बदलाव था वो ये था कि अगर एनपीएस में कोई कर्मचारी सेवा काल के दरमियान अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर 100% डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में एक प्रावधान ये दिया गया था 30 मार्च 2021 सीसीएस रूल्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस के तहत ये प्रावधान दिया गया था कि उसमें 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि टोटल कार्पस का 20% परिवार ले ले और 80% को किसी बैंक में या किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जिसको कहते हैं एएसपी को दे दे और उसके माध्यम से 80% पे जितनी पेंशन बने वो पेंशन ले ले। ये तो हो गया पहला ऑप्शन, जिसे कोई लेगा नहीं क्योंकि 20 साल की नौकरी में इतना कार्पस नहीं इकट्ठा हो पाएगा कि कोई इस ऑप्शन के साथ जाए। दूसरा उसमें विकल्प ये था कि डेथ या डिसेबिलिटी अगर हो जाती है किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान, तो कर्मचारी का जितना हिस्सा है ब्याज सहित वो परिवार ले ले। यानी कि सपोज दैट अगर 50 लाख रुपए जमा हुए हैं तो 50 लाख रुपए में से अनुपात 10 आपका है और 14 अनुपात सरकार का है। ये एनपीएस में रूल था। तो अनुपात 10 के तहत 50 लाख में जितना पैसा बनता है वो आप ले लो। मोस्टली ऑलमोस्ट 40% के आसपास बनेगा, यानी कि 20 लाख रुपए ले लो और उस कर्मचारी की डेथ के बदले में 50% लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस अलाउंस, ये फैमिली पेंशन कह लीजिए या फिर इसको इनवैलिड पेंशन कह लीजिए, ये मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव था जब हम लोग कोरोना टाइम में हम लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब से मिलकर के इस पॉलिसी को लागू कराया था। इसी पॉलिसी को 18 जून को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी लागू कर दिया था। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पहला बदलाव था 18 जून को। फिर 30 जून के बाद जब 30 सितंबर लास्ट डेट कर दी गई, तो 30 सितंबर से ठीक पहले जब 30 सितंबर तक भी लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने को तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने 2 सितंबर को एक और बदलाव किया। वो बदलाव क्या था? वो उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव था उसमें वो ये था कि उन्होंने कहा था कि पेंशन की गणना 50% के लिए जो आधार वर्ष होंगे वो 25 वर्ष होंगे और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए भी 25 साल से पहले कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकता। जबकि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मैक्सिमम नौकरी जो थी वो 20 साल थी कि 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता था। तो इसको इन्होंने चेंज किया 2 सितंबर को। 2 सितंबर को उन्होंने कहा कि अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल के बाद लेना चाहता है तो वो 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 25 साल पे ही होगी। सपोज दैट अगर किसी आदमी ने 22 साल की नौकरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो 22 साल की नौकरी के अनुसार उसकी जो पेंशन बनेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो बनेगी 44%। 12 महीनों का जो सैलरी होगी उसका एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज सैलरी का 44% निकालेंगे, वो उसकी पेंशन बनेगी। मिलेगी नहीं, मिलेगी उसे एक्चुअल रिटायरमेंट डेट से। एक्चुअल रिटायरमेंट का मतलब सुपर एनुएशन डेट से, जिस दिन वो 60 साल का हो रहा होगा। ये तो अभी हम लोगों की जो लड़ाई चल रही थी बेसिकली पिछली बार जब हमारी बैठक हुई पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ में, तो उसमें भी हमने इसी मुद्दे को रखा था। अगर सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 2 बदलाव कर दे तो हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे। पहला बदलाव यह है कि जो एनपीएस में डेथ एंड डिसेबिलिटी वाला जो रूल आपने लागू किया उसी को आपने यूपीएस में भी लागू कर दिया, तो ठीक है। यूपीएस में आपने डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में लागू किया, वही रूल हमें आप रिटायरमेंट पे भी दे दो तो हम चले जाएंगे, हमें ओपीएस मिल जाएगी।
ये हमारा तरीका था। उसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी आप रिटायरमेंट के बाद या वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद अपना हिस्सा निकाल लो, सरकार का हिस्सा सरकार को छोड़ दो और 50% पेंशन। अगर 25 साल से नौकरी कम है, मान लीजिए किसी की 20 साल की नौकरी है, तो 20 साल में 40% पेंशन। इस पर हम सहमत हो सकते थे, ये हमारी पहली शर्त थी। दूसरा हमने ये कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं दे सकते, तो हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। आप एक काम करिए, जो आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो लमसम अमाउंट का जो क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया को आप 4 गुना कर दीजिए, बाकी नियम मत बदलिए। जैसे ही आप उस लमसम अमाउंट को 4 गुना करोगे, हमारी ओपीएस ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी। तो अभी उस पर भी नहीं सरकार एग्री हुई। दोनों ही हमारे जो विकल्प, हमारे दिए हुए विकल्प थे, दोनों हमारे खराब हो गए और 30 सितंबर की डेट पर भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम फेल हो गई। तो 30 सितंबर को उन्होंने बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया। मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि जो लोग भी हमारे लाइव सेशन से जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से नहीं तो लोग मुझे फ़ोन इतना कर करके ना, फिर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। कई बार तो इतने फ़ोन आते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल होता है, सर में दर्द हो जाता है, बात नहीं कर सकते। पर्सनल मैसेज बहुत आते हैं, पर्सनल लोगों के पास वीडियोस हैं, लोगों के पास तमाम तरह के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो पर्सनल वही चीज़ जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसी चीज़ को कल फ़ोन करके पूछेंगे। ये दिक्कत होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अगली डेट जब उन्होंने 30 नवंबर कर दी, और 30 नवंबर के बाद भी 30 नवंबर भी निकल गई, अब चूंकि 30 नवंबर खत्म हो गई, लेकिन लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मुश्किल से 1,25,000 के आसपास लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लगातार विरोध हो रहा था, विरोध हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी आज नया गजट आया है। ये अभी थोड़े दिन पहले, अभी पिछले हफ्ते यूनिफाइड पेंशन स्कीम में विड्रॉल पॉलिसी को, जो अभी तक हमारे पास जो विड्रॉल एक्ट था एनपीएस का, उसे कहते थे एग्जिट एंड विड्रॉल रूल अंडर एनपीएस 2015 का एग्जिट एंड विड्रॉल रूल हमारे पास था। उस 2015 के एग्जिट एंड विड्रॉल रूल ये कहते थे कि अगर आप नौकरी को बीच में छोड़ देते हो, सपोज दैट आपकी नौकरी लगी, आपने रिटायरमेंट से पहले, बल्कि रिटायरमेंट से पहले नहीं, बल्कि वॉलंटरी रिटायरमेंट से ठीक पहले कभी भी आप नौकरी छोड़ते हो, तो उस समय विड्रॉल रूल ये कहते हैं कि अगर आपका टोटल कॉर्पस 4 लाख रुपए से कम है, तो आपको सारा कॉर्पस उठा करके दे देंगे, नो पेंशन विल बी प्रोवाइडेड। अगर 4 लाख रुपए से ज्यादा है आपके अकाउंट में, एनपीएस के अकाउंट में, तो आपको 20% दे देंगे और 80% एज इट इज वहीं पड़ा रहेगा तब तक, जब तक कि आपकी रिटायरमेंट एज नहीं आ जाती। और उस रिटायरमेंट एज पर फिर वही शुरू होगा 60-40 वाला हिसाब किताब। तो एनपीएस एग्जिट एंड विड्रॉल रूल 2015 को पिछले हफ्ते उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करके अब उसको ये कह दिया गया, एग्जिट एंड विड्रॉल रूल अंडर एनपीएस अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और 2025 में उन रूल को बदल दिया गया और उसमें यह कहा गया कि 4 लाख की लिमिट को 5 लाख कर दिया गया है, 8 लाख कर दिया गया है। अगर आपने नौकरी छोड़ दी या आप रिटायर भी हो गए और आपका कॉर्पस 8 लाख से कम है, तो सारा का सारा पैसा उठा के आपको दे देंगे, नो पेंशन, कोई पेंशन नहीं। ये पहला हो गया। फिर उन्होंने कहा अगर 8 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, तो वो आपको 6 लाख उठा करके दे देंगे और कहेंगे कि 6 लाख कहीं जमा कर दो, उससे पेंशन लो। तो 6 लाख से पेंशन कितनी बनेगी? 3,000 रुपए महीना। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप 6 लाख रुपए किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं तो 3,000 रुपए महीना बनेगी। तो ये विड्रॉल पॉलिसी उन्होंने थोड़ी सी चेंज की। हालांकि इस विड्रॉल पॉलिसी में कारपोरेट सेक्टर के लिए बहुत बेहतर किया है। कारपोरेट सेक्टर में ये कह दिया कि अब वो 80% तक अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन हम केवल 20% निकाल सकते हैं। कारपोरेट के लिए तो एनपीएस फिर भी कुछ बेहतर कर दी उन्होंने। तो अब आज आया है, आज ये जो गजट अपलोड तो आज हुआ है, लेकिन इस गजट पर जो डेट है वो 23 दिसंबर की है। अब ये 77 पेज का गजट है। अब गजट की लैंग्वेज भी ऐसी होती है कि 10 बार पढ़ना पड़ता है और एआई का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां तो रह ही जाती हैं, क्योंकि हम भी सारी चीज़ें उतना
बहुत परफेक्ट हम भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि एकदम समझ लिया है, लेकिन जितना समझ में आया है, जो जो काम की चीज़ें हैं। अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो पेज नंबर 41 से लेकर के 46 तक, यानी कि 6 पेज हैं जो इसके इम्पोर्टेंट है। 41, 42, 43, 44, 45 और 46, ये 6 पेज इसके काम के हैं। बाकी सारी चीज़ें तो दुनिया भर का फसाना है, उससे कोई लेना देना है नहीं। जो चेंजेस हैं वो किसी काम के नहीं है, वो हमारे कुछ खास मतलब के नहीं है। जैसे लीगली वेडेड स्पाउस की परिभाषा को थोड़ा सा चेंज किया है। स्विच फैसिलिटी के मामले में जैसे ये कहा था कि किसी का, मान लीजिए आपने 20 साल नौकरी की, 20 साल का मतलब 240 महीना, 12 दूनी 24, 240 महीना। तो 240 महीना में कोई महीना ऐसा होगा जिसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आया होगा, या फिर कंट्रीब्यूशन डिले आया होगा, देर से आया होगा, लेट आया होगा, 4-6 महीना बाद आया हो, 1 साल बाद आया हो। कुछ लोगों के यहाँ क्या है कि मान लीजिए 5 साल कटा ही नहीं, डिडक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस को उन्होंने कैसे इसको ठीक किया है कि वर्तमान में जो नेट एसेट वैल्यू होगी यूनिट की, उसके आधार पर गणना करेंगे। या मान लीजिए ऐसे केस को स्टडी करेंगे, सपोज दैट कि दिसंबर की यूनिट्स मिसिंग है, तो दिसंबर की यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 1 दिसंबर को कुछ होगी वैल्यू, 31 दिसंबर को वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि ये तो रोज फ्लक्चुएट करता है। तो उसमें इन्होंने लास्ट वर्किंग डे को माना है, लास्ट वर्किंग डे की जो नेट एसेट वैल्यू होगी उसको कंसीडर करेंगे। तो ये भी कोई बदलाव, ऐसा बदलाव नहीं है जिसे हम, जो हमारे लिए कोई मतलब जो है महत्वपूर्ण हो, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव जिसकी लोगों को उम्मीद थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का प्रावधान जरूर किया जाएगा, इस गजट में गायब है। अभी तक उसका प्रावधान नहीं है। लेकिन पेज नंबर 44 पर पॉइंट नंबर 22 अगर आप देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके से इन्होंने एश्योर्ड पे आउट को समझाया है वो एक भ्रम पैदा करता है। इन्होंने लिखा है एश्योर्ड पे आउट, यानी एश्योर्ड पे आउट शैल बी पेबल एट 50% ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे immediately prior to the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under fundamental rules 56J या अंडर स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या रेजिग्नेशन। मतलब इन्होंने रेजिग्नेशन पर भी और वॉलंटरी रिटायरमेंट पर भी ये कह दिया कि जो एश्योर्ड पे आउट होगी, यानी जिसको हम पेंशन कहते हैं, उसकी गणना कैसे होगी ये समझा दिया। जबकि रेजिग्नेशन के केस में पेंशन देने का प्रावधान इसमें है ही नहीं, ना एनपीएस में था ना यूपीएस में है। मतलब सपोज दैट आपने बीच में रिजाइन कर दिया, तो बीच में रिजाइन करने का मतलब है कि 8 लाख रुपए से अगर कम है कार्पस में तो पूरा दे देंगे, 8 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो 6 लाख दे देंगे, और 6 लाख की आप पेंशन लेंगे, ये हो जाएगा। तो पेंशन कहाँ हुई? 6 लाख पे तो 3,000 रुपए की पेंशन बनेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और वो ये है कि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जब पहला गजट आया था 24 अगस्त 2024 को, जब पहला इसका ड्राफ्ट आया था, गजट तो नहीं कहूंगा, गजट आया 19 मार्च को। तो पहला जब इसका ड्राफ्ट आया था तो उस ड्राफ्ट में सरकार ने ये कहा था कि अगर कोई कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प का चयन करता है तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो प्रैन कार्ड बनेगा, प्रैन अंडर यूपीएस, उसमें यह व्यवस्था होगी कि 10+10, यानी अब तक जितना पैसा आपने कटवाया है उसके बराबर वाला अंशदान सरकार का। सपोज दैट अब तक सरकार का चल रहा है 14%, तो जो एक्स्ट्रा 4% है वो निकाल लिया जाएगा और 10 के मुकाबले 10 मिला करके एक जगह जमा कर देंगे, उसे कहेंगे इंडिविजुअल कार्पस। और जो 4% निकाल लिया उसमें 4.5% सरकार और मिलाएगी, यानी हो गया 18.5%। तो 10+10 एक जगह हो गया और जो 8.5% बचा वो अलग हो गया, उसे कहा था उन्होंने पूल कार्पस। अब इस पूरे गजट से 8.5% का जिक्र गायब है ही नहीं। और अगर एक जगह कहीं है भी जिक्र तो
8.5% का नहीं है बल्कि 4% का है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से दोबारा एनपीएस में जाना चाहता है तो सरकार क्या करेगी कि जो एनपीएस में दोबारा जाएगा तो 10+10 के साथ साथ जो गवर्नमेंट वाला 4% एडिशनल था वो निकाल करके उसमें क्रेडिट कर देंगे, यानी 10+14 बना देंगे उस अमाउंट को, ये बना देंगे। लेकिन उस पूल कॉर्पस में 8.5% रहेगा, ऐसा कहीं पर भी पूरे गजट में 77 पेज में कहीं भी नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक धोखा सा महसूस हो रहा है कि वो जो 18.5% कह रहे थे, ये 18.5% रहेगा कि भी नहीं रहेगा, इस पर अनसर्टेनिटी है। मुझे नहीं लगता कि ये 18.5% रहेगा। और चाहे जो भी कर लें, वैसे ही तो यूपीएस तो किसी के काम की है नहीं, और मुझे भी लगता है कि मैं तो बेकार ही इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो भी ड्राफ्ट आया, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हमें भरोसा है वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत होने का। मैं इसलिए पूरे गजट को तल्लीनता के साथ एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता हूं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इस गजट की बात है, वो इंपॉर्टेंट तो मैं क्या कहूं, बड़ी संवेदनशील और बड़ी कष्टपूर्ण बात है। पॉइंट नंबर मैं आपको बता देता हूं कि क्या उन्होंने कहा है। ये पेज नंबर 43 पे जो पॉइंट नंबर 19 है, पैरा नंबर जो 19 है, मतलब जो उसका अनुच्छेद 19 है, 19 का जो सब पैरा है या जब सब पॉइंट है वो है 5 में ये बात उन्होंने कही है कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपने ले ली, अगर आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अगर आपने एनपीएस से यूपीएस में चले गए और ऐसे किसी भी कर्मचारी की मौत 15 साल की नौकरी पूरी करने से पहले हो जाती है तो जितना इंडिविजुअल अकाउंट में, यानी इंडिविजुअल कॉर्पस जितना भी है, इंडिविजुअल कॉर्पस का मतलब 10 आपका 10 सरकार का, जितना भी है उठा करके लीगल हायर को दे देंगे, नॉमिनी को दे देंगे या लीगली वेडेड स्पाउस को दे देंगे, पेंशन खत्म, नो पेंशन। अगर उसकी मौत 15 साल की नौकरी पूरी करने के बाद हुई है लेकिन 20 साल की नौकरी पूरी करने से पहले हुई है तो भी वो यही करेंगे, पूरा इंडिविजुअल कॉर्पस उठा करके दे देंगे। तीसरा, अगर 20 साल से नौकरी ऊपर है तो फिर उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो नियमावली है, तो उस नियमावली के हिसाब से, यानी कि इसका मतलब आप समझिए कि सपोज दैट कोई कर्मचारी 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद मर गया और उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, तो 20 लाख रुपए के हिसाब से वो क्या करेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये कहती है कि लमसम अमाउंट देंगे। लमसम अमाउंट क्या होगा, लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो हो गया लमसम अमाउंट। अब 20 साल में पेंशन कितनी बनी, 20 साल में पेंशन बनी 40%, 40% पेंशन बनी। अब चूंकि स्पाउस है नहीं तो ये तो पेंशन है, अब ये तो अब चूंकि वो मर गया तो उसको मिलेगी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन किस रेट पे मिलती है, एट द रेट ऑफ 60%। उसको 40% नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा 40 जितना बना। सपोज दैट वो 100 रुपए लास्ट बेसिक थी तो 40 रुपए बनना चाहिए था, 40 ना बन के 40 का 60% यानी 24 रुपए बनेगी। ये एक एनोमली समझ में आई है कि ये बहुत भयंकर एनोमली है, इस पैरा की कोई जरूरत नहीं थी जिस पैरा को इसमें इन्होंने जोड़ा है। ऐसा कब करेंगे, अगर उस कैंडिडेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो वाला विकल्प जो कि 18 जून को आया था उस वाले विकल्प के तहत भरकर नहीं दिया तो ये उसके साथ इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर विकल्प भर के दिया है तब तो चलो ठीक है, लेकिन किसी से अगर वो विकल्प भी नहीं, अगर कोई कर्मचारी उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प भर दिया और गलती से उसको जो 18 जून का जो एक नोटिफिकेशन था वो उसने भर करके विकल्प नहीं दिया और उसके साथ हादसा हो गया,
तो उसके साथ ये टाटा बाय बाय वाली स्थिति हो जाएगी। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सार में मैं कहूँ तो इतना ही है। बाकी सारी चीज़ें मुझे लगता है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको डिस्कस करने की, और बाकी सारी चीज़ें सेम है या कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं भी तो वो हमारे काम के नहीं है। लेकिन इसको एक बार और पढ़ेंगे डीपली, क्योंकि इतना कम समय में इसको मतलब बताना, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे पूरा ड्राफ्ट भेज दो, मैंने बहुत सारे लोगों को ये पूरा गजट भेजा भी है। तो ये कुल मिलाकर के मतलब जो सरकारी सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं ये तमाशा खेल रहे हैं। जैसे जादूगर होता है ना, लोगों को उल्लू बनाता रहता है, ये वही तमाशा खेल रहे हैं। देश भर के 98.5 लाख कर्मचारी परेशान हैं, वो पुरानी पेंशन मांग रहे हैं और ये यूपीएस में दुनिया भर की नौटंकी कर रहे हैं। इन्हें ये भी शर्म नहीं आती कि ये रोज रोज इतने गजट जो निकाल रहे हैं, रोज रोज इतने बदलाव कर रहे हैं। इवन ये बदलाव इनका खुद डिपार्टमेंट नहीं जानता। मेरे पास तो इनके खुद की मिनिस्ट्री से फोन आते हैं और उनको नहीं पता है कि हो क्या रहा है, इसमें क्या हुआ है। वो पूछते पटेल जी इसमें क्या बदलाव आया है, मतलब उनको खुद को नहीं पता है। और जो हमारे डीडीओज हैं या जो पीएओज हैं उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, उन तक सही तरीके से बात नहीं पहुंच रही। और बताओ कर्मचारी कैसे उसको मिलेगा। अब रोज गजट बदल जाता है, हर 10 दिन में 15 दिन में कोई गजट आ रहा है, छोटा मोटा ऐसा बदलाव है हो रहा है। इतना टेक्निकल है चीज़ों को, ना तो इनकी कभी पीएओज की ट्रेनिंग होती है ना डीडीओज की ट्रेनिंग होती है। इन्फॉर्मेशन जीरो है, ट्रेनिंग जीरो है, और अंट संट नियम लादे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। पे कमीशन का टाइम है। हाँ, अनुराग मिश्रा जी कह रहे हैं कर्मचारियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना चाहती है सरकार। बिल्कुल सही बात है, सरकार भी बेवकूफ़ बनाती है और कुछ लीडर भी बेवकूफ़ बनाते हैं। वो जो हमारी लड़ाई होती भी है, सही तरीके से लड़ भी रहे होते तो उसको भी बर्बाद करते हैं। इसीलिए सरकारें जानती है ना कि इनमें कोई जो नेता बन जाएगा वो कल को एमएलए और एमएलसी लड़ने लग जाएगा। उसका इरादा केवल इतना ही रहता है, पहले पैसा कमा लो और फिर इन सेंटिमेंट्स कमा लो और बस अपना उल्लू सीधा करो, निकल लो पतली गली से। यही वजह है कि कर्मचारियों के ऊपर सरकारों का ज़्यादा फोकस नहीं है। मैं कहता हूं कि सभी को एकजुट होकर के देखो। एकजुट वाली भैया ऐसी बात है कि एकजुट, ये बात बोलने में तो अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगती, सारे लोग एकजुट हो जाओ। अब सारे लोग मेरे साथ क्यों आ जाएंगे? ना मेरे साथ आ जाएंगे ना किसी और के साथ चले जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सारे लोग एक हो गए तो उसका भी एक अलग खतरा है। सारे लोग एक हो गए और वो कहीं जाकर के बिक गए तो सारे लोग बिक गए, खत्म कहानी। ये भी उसका भी एक रिस्क फैक्टर है। सर, हैज एनीवन हैज गॉट बेनिफिट्स लाइक पेंशन पेड टिल डेट? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। शशि पाठक भारद्वाज जी, अभी तक कोई नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, उनको पेंशन मिलने लगी है, लेकिन गैर रिटायर्ड तो मतलब ही नहीं। मतलब रिटायर्ड का मतलब जो लोग 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गए थे तो उनको मिल रही है। कुछ लोगों को मिल रही है, कुछ लोगों का वेटिंग है, अभी नहीं मिल रही। तो ये अगर किसी साथी का कोई सवाल हो तो सवाल और पूछ लीजिए। बाकी ये गजट इतना लेंदी है, इसने तो दिमाग खराब कर दिया। इतना मैं 30 मार्च 2021 के गजट में परेशान नहीं हुआ, ना कभी 2 सितंबर वाले में भी नहीं हुआ, 19 मार्च वाले में भी नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है। 18.5% होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं लग रहा है, और मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब जो है 14 से 18 भी नहीं होगा। कहीं पर 18% या 18.5% का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। प्लस ये जो 15 साल से कम नौकरी है या 20 साल से कम नौकरी है, उस केस में इस गजट ने पूरी तरीके से उलझा दिया है। उस केस में कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सी, जबकि केवल एक डिमांड है, बहुत सिंपल, चाहे एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे ओपीएस हो, कि रिटायरमेंट वाले दिन हमको एक ऑप्शन दे दो, हम अपना पैसा निकाल लें और सरकार का पैसा छोड़ दें, सरकार का पैसा सरकार के पास वापस चला जाए। तो हमको जितनी नौकरी है और जिस स्टेट में जितनी नौकरी के ऊपर जितनी पेंशन मिलती थी उसके हिसाब से पेंशन दे दो। अगर किसी, जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, वहां 33 साल की नौकरी पे 50% पेंशन है, तो छत्तीसगढ़ वाले जाने, फिर वो लड़े अपना कि 33 साल से कम कराएं। यूपी वाले जैसे 20 साल की नौकरी में 50% पेंशन है तो उनको 20 साल पे दे दो। अगर पंजाब में क्या है, 25 साल की ओल्ड पेंशन स्कीम में 25 साल की नौकरी पे 50% पेंशन है तो पंजाब वालों को 25 साल पे दे दो। तुम जबरिया सबकी 20 क्यों कर रहे हो, सबकी 25 क्यों कर रहे हो? तो ये सिंपल सा है, कुछ इसमें कोई बहुत इधर उधर की बात है नहीं। और जिन लोगों ने कंट्रेक्चुअल नौकरी की या डेली वेजेस की या आउटसोर्स की या वर्क चार्ज पे की 10-10, 15-15, 20-20 साल, और उसके बाद वो
रेगुलर किए गए, रेगुलर करने के बाद वो मुश्किल से 10 से 15 साल उनको नौकरी मिली, रेगुलर नौकरी, उन्हें ना एनपीएस कुछ दे पाएगा ना यूपीएस कुछ दे पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि उनकी पिछली नौकरी को भी, जिसे आप कहते हैं कि वरिष्ठता की बहाली, उनकी पिछली जो कंट्रेक्चुअल सर्विसेज थी या जो मतलब जो है डेली वेजेस कह लो या जिस तरह के भी वर्क चार्ज कह लीजिए, जो भी नौकरी उनकी थी उसको प्रॉपर कंसीडर किया जाए और उसके आधार पर उनको पेंशन का बेनिफिट दिया जाए, जैसे कि ओपीएस में होता था। ओपीएस में अगर कोई आदमी रेगुलर होता था तो उसकी पिछली नौकरी भी जोड़ ली जाती थी इस नौकरी में। तो ऐसा जब तक सरकार नहीं करेगी ये मुद्दा रिजॉल्व नहीं होगा। और अभी 2 जनवरी को भोपाल में हमारे साथी जो आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ है, पेंशन बहाली और शिक्षकों की वरिष्ठता की बहाली, इसको लेकर के एक बहुत बहुत बड़ा विशाल आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ 10 से 15 हज़ार लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है इस बार। और मैं जितने भी अगर मुझे लोग मध्य प्रदेश के लोग सुन रहे हो तो मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले आप एकजुट होकर के उस आंदोलन में पहुँचिए और हम भी वहाँ पहुँचेंगे 2 जनवरी को, और उस आंदोलन का समर्थन करने, उस आंदोलन को सहयोग देने। और बड़े भाई वहाँ भरत पटेल जी उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी 2.5 लाख एनपीएस कर्मचारी और करीब करीब 1,80,000 शिक्षकों के लिए ये आंदोलन वरिष्ठता की बहाली लेकर के आए, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के आए। कोई साथियों का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसको यहीं पर समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज तो निमित भाई भी जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लगा आपको देख करके, मैं देख रहा हूँ स्मार्ट लग रहे हैं पहले जैसे ही एकदम। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर लीडर अपने फ़ायदे के लिए, हम तो जूनियर हैं भाई, हम तो कहाँ सीनियर हैं। ये क्या है, प्रतिदिन नए नियम। हाँ, सतपाल सिंह जी का मैसेज मैं पढ़ चुका हूँ। यूपीएस में वॉलंटरी, देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर जिंदा करना है सरकार को तो बड़ी सीधी सी बात है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देनी ही पड़ेगी। नहीं तो रोज रोज बेइज्जती अपनी कराती रहे सरकार, हम लोग भी अड़े करते रहेंगे, क्या दिक्कत है, लड़ते रहेंगे और बेइज्जती इनकी करते रहेंगे। जब तक कि हमारा हक हमको दे नहीं देते तब तक हम लड़ते रहेंगे, सीधी सी बात है। और कर्मचारियों का हिस्सा उनको वापस करना पड़ेगा, सारा खाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं 10-5% की बात होती तो 10-5% छोड़ देते पेंशन के लिए, हम भी सरकार में सहयोग दे देते, लेकिन सारा पैसा खा जाए सरकार, ये तो नहीं करने देंगे। अखिल जी का कोई सवाल है क्या? कोई सवाल हो तो दोबारा लिख दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, बोल रहे हैं बीआरएस डेट से पेंशन, नहीं अभी तक तो नहीं, वो कैलकुलेशन अभी मेरी समझ में नहीं आया, हो सकता है हो, तब मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारी चीज़ें, जितनी कोशिश है जितनी समझ है उसके आधार पर कह रहा हूँ। 8 सीपीसी में डीए मर्जर करेंगे कि नहीं? अनुराग मिश्रा जी, पहले तो ये देखिए कि पूरे भारत में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अलावा अगर कोई संगठन हो जो 8 सीपीसी के लिए लड़ रहा हो, 8 सीपीसी के मुद्दे उठा रहा हो, तो पहले तो ये बता दीजिए। इकलौता हमारा संगठन है जिस पर हर रोज नेशनल मीडिया की कवरेज होती है और हर रोज एक मुद्दा उठाते हैं हम। डीए मर्जिंग के लिए 2024 से हम लड़ रहे हैं, लेकिन 24 से 25 निकल गया। 1 जनवरी 2024 को डीए 50% एक्सीड किया था, अभी नहीं किया हमने। अभी कल क्या बल्कि आज ही मनी कंट्रोल जैसा लीडिंग पेपर है, उसने भी हमारी आवाज को छापा है। और उसने आज की अगर आप न्यूज देखेंगे, आप लिखिएगा 8 सीपीसी मंजीत सिंह पटेल पे कमीशन, तो इतने से ऊपर आ जाएगी न्यूज। उसमें हमने फिर डिमांड की है कि अंतरिम राहत देने के लिए पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर तो जब आएगा तब आएगा। शिवम पांडे जी को एक बार पढ़ लेते। मेरा सुझाव इंडिविजुअल कॉर्पस को से कर्मचारी का हिस्सा और उस पर मिला लाभांश के संदर्भ में नहीं। इंडिविजुअल का, शिवम जी वो आप समझ नहीं पाए। इंडिविजुअल कॉर्पस का मतलब 10+10, दिस इज इंडिविजुअल कॉर्पस एंड द सेम इज बेंचमार्क कॉर्पस। अगर इस पैसे में से आपने कुछ निकाला तो इंडिविजुअल कॉर्पस घट गया और बेंचमार्क कॉर्पस बढ़ गया। ऐसा करने से आपकी पेंशन का जो पे आउट है वो घट जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस। IC/BC फैक्टर 1 होना चाहिए, IC को BC से भाग कर दो तो 1 हो जाना चाहिए। अगर आपने बीच में से पैसा निकाल लिया तो IC कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है।
तो मैं कुछ कह रहा था इससे पहले, दिमाग से मेरे उतर गई बात। तो भैया का एक क्वेश्चन मैंने देख लिया, शिवम जी का। चलिए खैर, अब गया तो गया। तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसके लिए शुभकामनाएं। और जो भी साथी मध्य प्रदेश के अगर जुड़े हैं तो उनसे कहूँगा कि उस आंदोलन को मजबूत करें। 2 जनवरी के आंदोलन को 9 नवंबर को जो डेलीगेशन 9 नवंबर को नहीं मिला था, 11 नवंबर को मिला था। 11 नवंबर को 9 को उन्होंने टाइम दिया था। डेलीगेशन मिला था 9 नवंबर को। और उसके बाद डेलीगेशन ने ये रिक्वेस्ट की थी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के साहब के साथ, क्योंकि करना तो सेक्रेटरी को ही है, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ बैठक कराइए। उसके बाद जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर श्री पंकज चौधरी जी, माननीय पंकज चौधरी जी हैं, उसके बाद अगले महीने, चूंकि नवंबर से पार्लियामेंट का सेशन ड्यू था, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो अब उनके पास पिछले 15 दिन से तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, वो यहाँ रुक ही नहीं पा रहे जो उनसे मुलाकात करके वो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ मुलाकात फिक्स की जाए। तो एक तो ये बात है। दूसरा, अभी फाइनेंस सेक्रेटरी कोई दिख ही नहीं रहे। जब से टीवी सोमनाथन साहब गए, मुझे लग रहा है फाइनेंस सेक्रेटरी का चार्ज किसी के पास है, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है भारत में। कोई लायक हो तो वो पहुंच जाए हमारे बीच में से तो क्या बात हो, या फिर कोई एनपीएस वाला पहुंच जाए। लेकिन फाइनेंस सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है। जो आदमी 24 साल में आईएएस बना होगा, 23 साल में वही पहुंचेगा वहां तक। एनपीएस, एनी चेंज इन फ्यूचर एग्जिट, प्री मैच्योर एग्जिट। एनपीएस में प्री मैच्योर एग्जिट होने के अब कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, जितना हो गया उतना हो गया। एनपीएस में तो मुझे नहीं लग रहा। सरकार एक्चुअली वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो पॉलिसी है उसको इनहिबिट करना चाहती है, उसको रोकना चाहती है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम वाले इतने लोग, बड़े अधिकारी इतने लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं कि उनकी सबकी गाज हम लोगों पर गिर रही है। पदम रावत जी भोपाल भरेंगे बस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक अच्छा, शिवम पांडे जी का मैसेज कुछ आया है। अतः मेरा सुझाव यह है कि जब तक कर्मचारी को पेंशन मिल रही है तब तक गवर्नमेंट कर्मचारी के हिस्से को अपने पास सुरक्षित रखे। जैसे ही गवर्नमेंट पेंशन देना बंद करें। हाँ, ये अच्छा सुझाव है कि हमारा, जब तक हमें पेंशन दे रही है सरकार एनपीएस की तरह, कि जब तक हमें पेंशन मिल रही है ठीक है, वो पैसा अपने पास रख लो, और जब पेंशन बंद हो जाए हमारा पैसा हमारे नॉमिनीज को या हमारे लीगल हायर्स को वापस कर दो। अच्छा सुझाव है। तो ये तो एनपीएस में ऑलरेडी है। एनपीएस में वो पैसा आपका मिल जाता है। एनपीएस में 10+14 सारा आपका है। कुछ जिंदा रहते और कुछ आपके मरने के बाद आपके परिवार को, लेकिन वो पैसा सारा आपका है। ये एनपीएस में यही एक एनपीएस में अच्छाई है और कोई अच्छाई नहीं है एनपीएस में, बाकी तो सारी बुराइयां ही हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत कम समय पर बहुत सारे लोग जुड़ भी गए, थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो लिख दीजिए अभी तक, और टाइम भी हो गया मेरे ख्याल से 10:17। अभी अमर उजाला वालों का फ़ोन आ रहा था, उनसे भी थोड़ा डिस्कस करना है इसी चीज़ को लेकर के, कल प्रिंट मीडिया के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। राकेश सुप्रेती साहब भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन। 8 पे एक क्वेश्चन आ गया ऋषभ पटेल जी का। 8 पे 1 जनवरी 26 लागू करेंगे, लेकिन लागू करते करते 27-28 तक लागू होगा, लेकिन 8 पे में डीए तो 0 हो जाएगा। तो अभी 1 जनवरी 26 से, हाँ भैया मैं इसी की बात कर रहा था, भूल गया था। मैं बता दूं, अभी आज मनी कंट्रोल पर अगर आप देखेंगे तो आज हमने इस मुद्दे को उठाया है कि जब तक फिटमेंट फैक्टर या 8 सीपीसी की रिकमेंडेशंस नहीं आ जाती, लागू नहीं हो जाती। अभी सरकार ने तो बोल दिया कम से कम 18 महीने लगेंगे, तो 18 महीने का मतलब आप 24 महीने मान करके, ईपीएस में कोई चेंज होकर फिर से, तो 18 महीने के बाद भी मतलब 24 महीना भी लग सकता है। मतलब 8 सीपीसी को आते आते 1 जनवरी 2028 हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन अगर 1 जनवरी 26 से, हम कह रहे हैं 1 जनवरी 2026 को हमारा जो डियरनेस अलाउंस होगा वो कम से कम 60% होगा, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 1.6 हो गया। अगर सरकार केवल इतना कर दे कि 60% को ना भी करे, अंतरिम राहत के लिए, जो इंतरिम जो हमारा रिलैक्सेशन है उसके लिए अगर केवल 50% डीए को बेसिक में मर्ज कर दे, तो कम से कम हमारी बेसिक इंप्रूव हो जाएगी तब तक।
और जब तक पे कमीशन आएगा तब तक हमें बेहतर सैलरी मिल जाएगी। 15-17%, 15-17% तो नहीं, लेकिन 10 से 12% तो बढ़ी जाएगी कम से कम ओवरऑल सैलरी। तो वो हमें अंतरिम राहत मिल जाएगी 10-15% की, केवल डीए मर्ज करने से। वो कर दे तो बाकी जब फिटमेंट फैक्टर आएगा बैकडेट से लग जाएगा। अगर कोई एरियर बनेगा तो मिल जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा एरियर। तो ये मैंने बात उठाई है, और कल हो सकता है बहुत सारे आपको मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कल तक मिले। आज तो मैंने देख रहा था कि वह मनी कंट्रोल पर है, और शायद न्यूज़ 18 पर भी मेरे ख्याल से ये न्यूज़ आई हुई है। तो आप लोग भी जितना जहाँ कहीं भी उठा सकते हैं इस मुद्दे को उठाइए। और 1 जनवरी को हमारी एक रेलवे की जो टीम है, रिमोव्स रेलवे एम्प्लॉयज़ मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, देश भर में ब्लैक डे मना रहे हैं रेलवे के साथी। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग ब्लैक डे मना सकते हैं, मैं तो कहूँगा वो लोग ब्लैक डे मनाएं। 1 जनवरी को नया साल मनाएं और साथ में ब्लैक डे भी मना लें। ब्लैक डे नया साल मना लें, तो वो भी एक मैसेज चला जाएगा सरकार तक। थैंक यू सो मच। अब इसको ख़त्म करते हैं। फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? तो भाई फिटमेंट फैक्टर तो बहुत हो सकता है, और इस कंजूस और मक्खी चूस सरकार में बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आप मेरा मनी 9 का अगर इंटरव्यू देखेंगे, या फिर अमर उजाला द बोनस पे भी है, और बिज तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक चैनल है, बिजनेस तक, आज तक, बिजनेस तक, न्यूज़ तक, तो बिज तक पर देखेंगे तो उस पर मैंने, हाँ न्यूज़ तक पर भी है, उस पर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कितना भी सरकार कम कर ले 2.13 से कम कर नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर फिटमेंट फैक्टर, अगर एवरेज फिटमेंट फैक्टर देती है, अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा के 4 करती है, तो हम 2.64 के आसपास होंगे। और अगर बहुत बढ़िया फिटमेंट फैक्टर देती है तो 2.84। वो खाली सुनने की बातें हैं, लोगों को सुना दे तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, हाँ मतलब अच्छा फील गुड होता है कि अरे 2.84, और मैं तो कह दूंगा 3.5 तो और फील गुड होगा। लेकिन ये खाली आडंबर वाली बातें हैं, इनका ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अगर ज़मीनी हकीकत से आप रूबरू होना चाहते हो, 2.13 मिनिमम, एवरेज फिटमेंट लगभग 2.64 या इसके आसपास, 2-4-10% कम ज़्यादा, मतलब 2.64 में से 10% कम करोगे तो 2.54 बचेगा, 10% ऐड करोगे तो 2.74 होगा। अब बेस्ट मतलब जैसा कि अब तक ना हुआ हो, छठे पे कमीशन से भी बढ़िया, तो फिर 2.84। इस बात की संभावना तो आप समझ ही सकते हैं मोदी जी के शासनकाल में। मोदी जी का बड़ा सीना है, आपके लिए नहीं है, बड़ी छाती है, आपके लिए नहीं है। मोदी जी हैं, बड़े सशक्त व्यक्ति हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं है। मोदी जी मतलब कुछ भी हो, कर्मचारी आप उनकी नज़र में नहीं है। हम तो यही कहेंगे, आप उनकी नज़र में होते तो ओपीएस बहाल हो जाती। तो इतना ही कहूँगा। मेरा सुझाव है, यूपीएस के लिए मेरा सुझाव है, जब तक कर्मचारी को, हाँ ठीक है, आपका सुझाव पढ़ लिया था मैंने। थैंक यू सो मच।